हेलो गाइस। तो जैसे कि कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोगों ने हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। डाइजेशन जो भी फूड का था उसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह की जो भी इंटेस्टाइन के अंदर हमने कल बात की थी, कैसे ड्यूडेनम के अंदर जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स होती है और जो फिर इंटेस्टाइनल जूस आता है सक्कस एंटेरिकस, उसकी एंजाइम्स है वो सारी की सारी मिलके जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फूड्स में कन्वर्ट कर दिया था। ये कल हम लोगों ने पूरी तरीके डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने इसके अलावा बताया था जो भी अनडाइजेस्टेड और अब का जो अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस था वो फीसिस में कन्वर्ट हो रहा था और वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा था, रेक्टम तक जाके वहाँ पे टेम्प्रेरी स्टोर हो रहा था टिल डेफिकेशन। ठीक है, कल हमने ये पूरी बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि हमने बोला अलग अलग तरह की सिक्रीशंस की हमने बात की थी, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, हमारी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, तो वो कैसे एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मैं बात करूँ कि ये पूरा का पूरा जो भी आपका हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमने बात की कि ये जितनी भी तरह की चीज़ें हो रही है जीआईटी में हो रही है। ठीक है, हमने बोला ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब आप लोग इसका मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि एक तो पूरे के इसमें सारी आ गई, एक तो इंटेस्टाइन्स आ गई, स्मॉल लार्ज दोनों तरह की इंटेस्टाइन आ गई। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रो स्टमक आ गया, तो ये इस पूरे को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर जीआईटी। ठीक है, अब इसकी जो एक्टिविटीज़, इसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, इसमें स्टमक के अंदर भी अगेन सिक्रीशंस हो रहे हैं, इंटेस्टाइन से भी हो रहे हैं, पेनक्रियास से भी हो रहे हैं, लिवर से भी हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा आपका जीआईटी है, इसकी एक्टिविटीज़ कौन मेंटेन करता है? तो इसकी एक्टिविटीज़ मेंटेन करते हैं दो चीज़ें। कौन? एक तो न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो, और एक हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, एक हार्मोन्स के थ्रू, मतलब दो तरीके से कंट्रोल हो रहा है, एक तो न्यूरल के थ्रू और एक हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, कैसे, क्यों? अगर ये जो है दोनों कंट्रोल इसलिए ताकि प्रॉपरली कोऑर्डिनेट हो पाए, मतलब तभी ये सीक्रेट हो जब फूड आ रहा है, प्लस अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये कम हो जाए, अगर कम हो रहा है तो ज़्यादा हो जाए, तो मतलब प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे में हो। इसलिए जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो जीआईटी है उसको न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कल भी मैंने लास्ट में वीडियो ख़त्म करते करते बात की थी, अगर आपने खाना देखा या उसकी स्मेल आपको आई, या फिर सिर्फ अगर कोई आपके सामने है ना जो एकदम लजीज जो डिलीशियस फूड के बारे में अगर एक बात भी कर दे कि आज ये बना है, या ये आपको खाना दिखा दे या फोटो भी देख लेते हो, तो बहुत सी बार ऐसा होता है आपके मुंह में पानी आता है, दैट जिसको हम लार बोलते हैं आसान भाषा में। ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, सलाइवा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर या फिर अगर मैं बोलूँ आपने खाना खाया, ठीक है, आपने कोई टेस्टी फूड जैसे कोई भी आपकी फेवरेट सब्जी आपने खाई, उसका आपने पहला बाइट अगर आपने मुंह में लिया, ठीक है, जैसे ही वो फूड कहाँ पहुँचा, फूड आपका पहुँचा आपका ओरल कैविटी में सपोज। ठीक है, तो क्या सिक्रीशन होगा? सिक्रीशन होगा सलाइवा का। ठीक है, सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से सलाइवा का सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब हमने बात की, अब जैसे ये होगा उसके बाद क्या होता है अल्टीमेटली, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। मैंने बोला था गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होती है। ठीक है, ये कैसे स्टिमुलेट होती है? ये स्टिमुलेटेड होती है बाय न्यूरल सिग्नल्स। तो ये न्यूरल सिग्नल्स की वजह से स्टिमुलेट होती है कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो है ना ऑर्डर देता है जो स्टमक को और इंटेस्टाइन को कि वो अपनी अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करें जब खाना आपके ओरल कैविटी में पहुंचता है, ताकि आगे जो है फिर खाना जो है पूरी प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके उसके लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ अब जैसे हमने बात की थी कि हमने बोला ईसोफेगस के अंदर फूड जाता है, इनिशियली तो हमने बोला स्वेलिंग वगैरह होता है, डेग्लूटेशन होता है, हमने उन सब की बात की थी। उसके बाद हमने बोलते ना पूरा नीचे स्टमक तक जाता है ईसोफेगस से, तो वो कैसे जाता है? हमने बोला था कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसका हमने नाम दिया था। ठीक है, हमने नाम दिया था पेरिस्टाल्सिस। हमने बोला था कि पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, जो बेसिकली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो नीचे जाता है। तो ये भी कौन मेंटेन करता है? न्यूरल मैकेनिज्म, जो आपका न्यूरल सिस्टम है ये भी ये मेंटेन करता है कि वो बोलेगा कि अब जो है स्टमक अल्टीमेटली जो ईसोफेगस है उसको कॉन्ट्रैक्शंस करने हैं ताकि जो फूड है वो जा पाए नीचे आराम से। ठीक है, तो ये भी न्यूरल मैकेनिज्म आ गया। ठीक है, अब ये हमने बात अभी तक हम सिर्फ न्यूरल मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन कैसे रोल प्ले करते हैं? तो अब हार्मोन्स जो होते हैं, जो आपका हार्मोनल कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे? वो लोकल हार्मोन सिक्रीट करता है, लोकल हार्मोन सिक्रीट करता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से, तो अब हम उनकी बात करेंगे। तो लोकल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो वो कैसे हुए? तो उसमें ऐसा होता है कि जो आपकी जो म्यूकोसा होती है, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एक तो गैस्ट्रिक और एक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, यही सिक्रीट करते हैं। हमने बोला लोकल हार्मोन, लोकल मतलब लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और प्रोड्यूस हो रहे हैं, जीआईटी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहीं पर अपना एक्शन शो कर रहे हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल में एक तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहला हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन जो होता है, सबसे पहले मैं बताऊं तो इसके अंदर हम सबसे पहले किसी भी हार्मोन, हम जितने भी हार्मोन्स की बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सोर्स, मतलब कहाँ से वो बनता है। ठीक है,
कहाँ से वो बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे वो कहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, किसी भी हार्मोन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती है कि वो बनता कहाँ पे है और काम कहाँ पे करता है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो एक जगह बन के वहीं पर ही काम करते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं वो हो सकता है इधर बन के, मान लो किसी एक ऑर्गन में बने, मान लो स्टमक में बने तो स्टमक में ही काम करें, या ऐसे भी हो सकता है कि स्टमक में बन के इंटेस्टाइन में काम करें। तो उल्टा उल्टा सब कुछ हो सकता है हार्मोन्स के केस में, इसलिए ठीक है एक्सॉन। फिर इनका फंक्शन, ऑब्वियस ही बात है कि कहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम ये 3 कैटेगरी के अंडर में पढ़ेंगे जितने भी हार्मोन्स की हम बात करने जा रहे हैं। पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन हार्मोन नाम से आपको पता चल रहा है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रो वर्ड हम स्टमक से यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब इसका सोर्स क्या है, स्टमक। स्टमक का भी कौन सा पार्ट, पाइलोरिक स्टमक। देखिए स्टमक के हमने 4 पार्ट डिवाइड किए थे, उसमें हमने सबसे लास्ट वाला बोला था, हमने पाइलोरिक पार्ट बोला था, जो कि आगे जाके इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से जो है मिक्स हो जाता है, मैच हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका सोर्स क्या है, पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, अब एक्ट कहाँ पे करेगा, एक्ट भी ये स्टमक पे करेगा। ठीक है, एक्ट भी ये स्टमक पे ही करेगा। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है जो आपका गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो बन रहा है उसका सिक्रीशन ये बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन हो। ठीक है, मतलब गैस्ट्रिन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करे और सिक्रीशन करे। ये आ गया आपका गैस्ट्रिन, पहला हार्मोन। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है सिक्रेटिन। क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड है, ये पहला हार्मोन था जो कि डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, अब सिक्रेटिन का सोर्स क्या है, इसका सोर्स है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो एपिथीलियम आ गया, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से ये बनता है। काम कहाँ पे करता है, अब ये जो है ये 2 जगह फंक्शन करता है। ठीक है, इसका पहला फंक्शन तो होता है पेनक्रियाज पे, और दूसरा फंक्शन होता है इसका स्टमक पे। ठीक है, तो इसके 2 फंक्शंस हैं सिक्रेटिन के। अब पेनक्रियास पे क्या काम करता है, तो देखिए हमने बात की थी, हमने आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि जो आपका जो फूड आ रहा है स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर, वो कैसा होता है, एसिडिक। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या बोला था, एक कोटिंग तैयार होती है, एक तो म्यूकस की और बाइकार्बोनेट्स की। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली प्रिवेंट करती है जो एसिडिक जो फूड है उसको, जो एसिडिक कंटेंट है आपका HCl से प्रिवेंट करती है आपके इंटेस्टाइन को। तो कैसे, एक तो म्यूकस और HCO3- के थ्रू। हमने जैसे देखा, मैं आपको दिखाऊँ तो हमने ये रहा, हमने बात की थी, तो म्यूकस प्लस HCO3- ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड, एज वेल एज क्या प्रोवाइड करवाते हैं, अल्कलाइन मीडियम। इसकी हमने बात कर रखी है प्रीवियसली। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स हमने कहाँ से बताया था, ये पेनक्रियाज से बनते हैं, ये हमने बोला था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पेनक्रियाज पैक्ट करेगा ताकि रिलीज हो बाइकार्बोनेट्स आयन, बाइकार्बोनेट आयन्स रिलीज हो इन पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा कि ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन का रिलीज़ करें। हमने ये तो हम ये जानते हैं कि पेनक्रियाज ही बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करते हैं, तो ये एक्ट करेगा पेनक्रियाज पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन्स का सिक्रीशन हो। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया पेनक्रियाज पे। ठीक है, रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स। दूसरा इसका फंक्शन स्टमक पे क्या है, ये गैस्ट्रिन का जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज़ कर देगा, उसको इनिबिट कर देगा। ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को, मतलब ऊपर जो हमने पहला हार्मोन अभी पढ़ा गैस्ट्रिन, उसका जो सिक्रीशन है उसको ये इनहिबिट करता है। ये आ गया हमारा सिक्रेटिन का रोल। ठीक है, अब तीसरा हार्मोन में पढ़ूँ तो कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन है इसका नाम। अब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है, ठीक है, ये कहाँ पे है, इसका सोर्स भी वही ड्यूडेनम। कहाँ से बनता है, ये ड्यूडेनम से बनता है। ठीक है, ड्यूडेनम से बन के ये क्या काम करेगा, ये काम करता है पेनक्रियाज पे एंड गॉल ब्लैडर पे। पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर में ये वर्क करता है। ठीक है, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में वर्क करता है। पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में क्या काम करता है, तो ये रिलीज़ करता है, ठीक है, एंजाइम्स। पेनक्रियाज में तो ये क्या करता है, एंजाइम्स का रिलीज़ करता है। जो आपका पेनक्रेटिक जूस है, हमने जो पेनक्रेटिक जूस की बात की थी उसमें एंजाइम्स थी बहुत सारी, तो उनका रिलीज़ करने में ये हेल्प करता है। और जो बाइल है फ्रॉम गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज़ करवाता है, बाइल का रिलीज़ करवाता है। अल्टीमेटली हमने क्या बोला, हमको ये पता है कि जो गॉल ब्लैडर है उससे बाइल का रिलीज़ होता है, उसमें कौन हेल्प करता है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो पेनक्रेटिक जूस की जो एंजाइम्स है उसको कौन रिलीज़ करवाता है, उसको भी कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज़ करवाता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। कहाँ से इनके सोर्स काइन, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है, ये दोनों का सोर्स है ड्यूडेनम। ठीक है, और दोनों का जो एक्ट अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन दोनों का अलग अलग हो गया। इसके बाद एक लास्ट हार्मोन की बात मैं और करूँगा, विच इज़ एंटीरोगेस्ट्रॉन। एंटीरोगेस्ट्रॉन, ठीक है, ये जो हार्मोन, ये भी वही ड्यूडेनम।
मतलब इसको स्पेसिफिकली ड्यूडेनम एपिथेलियम बोल सकते हैं हम इन सबको, ठीक है, ड्यूडेनम एपिथेलियम। तो ये ड्यूडेनम से रिलीज़ हुआ, कहाँ पे काम कर रहा है, ये भी काम करेगा स्टमक पे। अब ये स्टमक पे क्या काम करेगा, तो पहली बात तो ये क्या करेगा, जो भी आपका जो गैस्ट्रिक एसिड जो है, जो आपका गैस्ट्रिक है, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, उसका सिक्रीशन कम कर देगा, ठीक है ना, स्लोज डाउन, ठीक है, गैस्ट्रिक जो है उसका काम कम कर देगा। मतलब कि अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि फूड जो है वो स्टमक में कितने दिन तक रहता है, कितने घंटे तक, 4 से 5 घंटे रहता है, तो ये टाइम को बढ़ा देगा भाई। वो 4 से 5 घंटे रहता है, उतने में जो है वो पार्शली उस पर एंजाइम्स एक्ट करती है, HCl से मिलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको स्लो डाउन कर देगा। तो जो 4 से 5 घंटे है उसको, मतलब जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, देखिए एक वर्ड आया है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है, उसको डिले कर देगा। बात को समझिए, गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब जो स्टमक है उसको खाली होने में 4 से 5 घंटे का नॉर्मल टाइम लगता है, उसको ये और डिले कर देगा, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, क्योंकि स्टमक पे ही काम कर रहा है तो उसमें दूसरा फंक्शन ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टॉप कर देता है। जो आपका गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन को भी ये इनिबिट कर देता है, इसीलिए जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग का टाइम बढ़ जाता है। तो ये हमारे जो है ये लोकल हार्मोन्स हो गए, अल्टीमेटली हार्मोनल कंट्रोल इन हार्मोन्स के अलावा इससे होता है, ठीक है। और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं पर वो आप लोग के काम के नहीं होते, ठीक है। इन जनरल जो बेसिकली जो मेजर हार्मोन्स होते हैं वो एक तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और एंटीरोगेस्टेरॉन, ये 4 हार्मोन्स होते हैं। इनके सोर्सेज देख लीजिए, मेनली इनमें से सिर्फ एक पाइलोरी स्टमक से जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो है, बाकी सब ड्यूडेनम से हैं और सब अलग अलग जगह इनका एक्शन हो गया और इनके फंक्शन अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया यहाँ पे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने किस तरीके से उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर हार्मोन्स का और न्यूरल का, वो भी हमने बता दिया है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किसकी, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और क्या है, फैट्स की, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू की मैं बात करूँ तो कैलोरीफिक वैल्यू ये होता है कि अगर मान लीजिए 1 ग्राम फूड है, 1 ग्राम फूड का अगर आप कंप्लीट अब कंबशन कर रहे हो, 1 ग्राम फूड का अगर आप कंप्लीट कंबशन कर रहे हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, जितनी हीट निकलती है उसमें से, भाई अगर आप किसी भी चीज़ का कंबशन करते हो, जलाते हो, तो उसमें से हीट निकलती है, तो जितनी हीट निकलेगी, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि अगर आप 1 ग्राम फूड को आप जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं उसका, तो जितनी हीट रिलीज़ हो रही है वो उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है, दिस इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। ये कहाँ पे करते हैं, ये जो हम काम करते हैं ये हम करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ये हम, क्योंकि हम बाहर करते हैं ये, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कितना क्या, तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में करते हैं। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, तो ये एक मेटल का चैम्बर होता है, एक तरीके का, ये क्या है, मेटल का चैम्बर है, जो कि ऑब्वियसली बात है क्लोज्ड है, ठीक है, मेटल चैम्बर जो कि क्लोज्ड है। क्यों, क्योंकि हम जब कंबशन कर रहे हैं तो क्लोज, ताकि वो जो हीट है वो बाहर ना निकल जाए। बाहर निकल जाएगी तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना कितनी है। तो मेटल चैम्बर जो कि क्लोज्ड है, और ऑब्वियसली जो कंबशन है, कंबशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगी, फिल्ड विद ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो ये आ गया आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। अब इनकी वैल्यूज़ ये याद करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसी तरीके से जो प्रोटीन्स है उसकी है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये रिप्रेजेंटेशन है कैलोरीफिक वैल्यू की, ठीक है, ये यूनिट। और फैट्स की कितनी है, सबसे ज़्यादा फैट्स की होती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें सबसे ज़्यादा फैट्स की, मतलब कि अगर मैं 1 ग्राम फैट बर्न करूँगा तो सबसे ज़्यादा मेरे को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उससे कम प्रोटीन्स की और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स की। लेकिन सबसे इजीली एक्सेसिबल कौन है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे इजीली जो है बर्न कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। जो फैट्स और जो प्रोटीन्स है वो बर्न होने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, ठीक है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स का करते हैं। पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा, फैट्स, ठीक है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा पॉइंट था ये कवर हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं इस जो हमारा जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका सेकंड हेडिंग। हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमने क्या किया, अब हम बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, जो भी आपने डाइजेस्ट कर लिया उनका अब अब्जॉर्प्शन। तो हमने बेसिकली चैप्टर में 2 ही चीज़ें थी, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन की डिफाइन हमने बोली थी, जो भी कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको आप सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब अब्जॉर्प्शन की डिफाइन क्या होगी, अब्जॉर्प्शन की डिफाइन ये होगी कि जो भी आपके डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स बने, जो भी आपके डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, उनको अल्टीमेटली, ठीक है, कहाँ पे बने, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में बन के बने, ठीक है, इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, हम जानते हैं इंटेस्टाइन के अंदर ही तो बन रहे हैं वो लोग। उनको
आपको कहाँ पहुँचाना है, ब्लड में या फिर लिम्फ में, ताकि वो पूरी बॉडी में पहुँच जाए और वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवा सकें। तो इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स बने इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, वो आप अब्जॉर्ब करवाएं ब्लड के अंदर या फिर लिम्फ के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही जो होते हैं कैरियर की तरह काम करते हैं और ये पूरी बॉडी में पहुँचाते हैं फूड को, ठीक है। जो भी आपके सिंपलर सब्सटेंसेज हैं तो एनर्जी के फॉर्म में ये पूरी बॉडी में पहुँचाएंगे। तो दिस इज नोन एज अब्जॉर्प्शन, ताकि बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल अब्जॉर्ब कर सके एनर्जी को, ठीक है। अब ये जो होता है ये कैसे कैरी हो सकते हैं, अब ये कैरी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हम बोल रहे हैं कि अलग अलग ये ब्लड में जाएगा, तो अब एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग हो हैं भाई। अमीनो एसिड्स भी हैं आपके पास, ग्लूकोज भी है आपके पास, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल भी है आपके पास, कई तरह के आयंस भी हैं। ये सारे आप कैसे पहुँचेंगे, तो 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। या तो पैसिवली आप जानते हैं कि फ्लो के साथ जाए, मतलब कि अगर मैं मानता हूँ कि एक सेल में अगर मान लीजिए ग्लूकोज कम है और दूसरे में ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो पहुँच रहा है, मतलब कि ज़्यादा से। हाँ, तो देखिए पैसिव के अंदर हमने बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है, मतलब कि ज़्यादा से कम, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ वो ट्रांसफ़र कर जाएगा, ये तो पैसिव हो गया। इसके अलावा क्या है, एक्टिव के अंदर क्या है, अपोजिट, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी लगती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि कम कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कोई एक्स सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे इसकी ज़्यादा है किसी एक सब्सटेंस की, ठीक है, फिर भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। और किसी वाई सेल में क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, फिर भी कम कंसंट्रेशन वाले से ज़्यादा कंसंट्रेशन में जा रहा है, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं ना कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ उतरने में आपको एनर्जी नहीं लगती, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में एनर्जी लगती है, तो यहाँ पे जो है आप एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा होता है एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये क्या चीज़ है, अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हो गया कि कोई प्रोटीन कैरियर्स, मतलब किसी की हेल्प के थ्रू आप पहुंचा रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा हो गई, ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और ये आपका आ गया ब्लड, ठीक है। अब इसमें इसको पहुंचाने के लिए कोई कैरियर्स है, मतलब किसी की हेल्प की वजह से, यहाँ पे कोई है ना, एक आप ये कह सकते हैं मिडल मैन, जिसको आप बोल सकते हो ना, आप ये कह सकते हैं जैसे पोस्टमैन क्या करता है, एक जो है ना, कोई भी आपका जो है लिफाफा या कुछ भी जो है पोस्ट कार्ड वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो वो एक तरीके से यहाँ पे कोई मिडल मैन आएगा, पोस्टमैन, वो एज अ कैरियर की तरह काम करेगा, जो भी आपके सब्सटेंसेस उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इन 3 मैकेनिज्म के थ्रू हमारा पूरा अब्जॉर्प्शन होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।